गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम इस चैप्टर में विविधता को समझने का प्रयास करेंगे। मीन्स डाइवर्सिटी कि डाइवर्सिटी क्या है, सोशल ग्रुप्स क्या है, तथा नीचे दिया हुआ है कैन फ्रेंड्स बी डिफरेंट और सभी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चालू करते हैं। फ्रॉम नेचर मैनकाइंड इनहेरिट्स ए वेराइटी ऑफ थिंग्स दिज इंक्लूड प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, रिलीजन, रेस, कल्चर एंड कलर। यानी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग प्रकृति से मानव जाति विभिन्न चीज़ों को विरासत में लेता है। विरासत का मतलब जो होता है जिसका कोई मूल्य इंसान जो होता है प्रकृति को नहीं दे पाता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनमें पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, जानवर, धर्म, जाति, संस्कृति तथा रंग इत्यादि शामिल है। उसके बाद हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइवर्सिटी जो होता है इसका हिंदी मतलब होता है, इसे हम हिंदी में विविधता कहते हैं। और विविधता तो शायद आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी का काम धंधा, चेहरे की बनावट एक दूसरे से मैच नहीं करता है। या दूसरी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं समझाने का प्रयास करूं कि अगर कोई आपसे कह दे पेंटिंग बनाने के लिए एज पेंटिंग कंपटीशन लगा दिया जाए, तो पेंटिंग कंपटीशन में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे पेंटिंग बनाएंगे और उन पेंटिंग में ये डिफरेंस क्या होगा कि किसी का पेंटिंग जो होगा एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। अब मैच करने वाली बात की जगह थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी आ जाता है कि अगर आप नीचे कार्बन लगा करके उसको फोटोकॉपी कर लेते हैं तो उस अलग की बात है। लेकिन जब हम अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी पेज पर पेंसिल से जब हम किसी पेंटिंग को बनाते हैं तो किसी भी तरह से किसी भी एंगल से एक दूसरे से मैच नहीं करता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। द डिफरेंस इन रेस, रिलीजन, कास्ट इट इज नोन एज डाइवर्सिटी। मतलब जाति, धर्म आदि में अंतर को ही डाइवर्सिटी कहा जाता है। देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, जाति, धर्म सभी एक दूसरे से अलग है, किसी का भी एक दूसरे से मैच नहीं है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं और इन सबका जाति, धर्म तथा भगवान को मानने का जो आस्था है, प्रे करने का जो स्थान है, ये सभी अलग है और उनके नाम भी अलग हैं। अब बात आती है सोशल ग्रुप्स की। सोशल ग्रुप्स का मतलब होता है सामाजिक समूह। यानी कि सामाजिक समूह क्या है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सोशल क्या है और क्या इंसान सोशल से अलग है। तो हम फाइनली कहेंगे कि मनुष्य जो है सोशल ग्रुप्स का एक हिस्सा है और किसी भी तरह से ये सोशल ग्रुप से अलग नहीं है। प्रेजेंट टाइम में भी इंसान एक दूसरे के साथ सोशल ग्रुप से बंधे हुए हैं। अगर मैं प्रेजेंट समय की बात को न करके मैं पास्ट टाइम की बात को करता हूँ, तो उस समय भी जो आदिमानव हुआ करते थे वो भी जानवरों की शिकार करते थे। क्या आपको पता है कि जानवरों का शिकार कोई एक आदिमानव कर सकता है? नहीं। जानवरों का शिकार करने के लिए एक समूह में, एक ग्रुप में सभी आदिवासी जंगल में घुमा करते थे और एक जानवर को सभी को मिल करके अटैक करके उसको मार देते थे। सपोज डेट अगर मान लेते हैं कि कोई मनुष्य कहता है कि मैं सोशल ग्रुप से अलग हूँ, मतलब हमें सोशल ग्रुप से फाइनली अलग कर दिया जाए, तो वो चीज़ को
अपने लाइफ को अच्छी ढंग से वो व्यतीत नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया जानवर को मारने का, अगर उसके सामने कोई जंगली जानवर आ जाए और किसी एक व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप उस चीज़ उसको मारिए, तो वो व्यक्ति उस जानवर को किसी भी तरह से नहीं मार सकता है। तो यानी कि सामाजिक समूह में होता क्या है कि एक समूह में सभी लोग मिल करके अपने कामों को करते हैं। अब आगे बात आती है कि ह्यूमन बीइंग्स कैनॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ऑन, दे डिपेंड ऑन अदर सोशल ग्रुप्स टू फुलफिल दीज नीड्स। एंड सेकेंड है द वेरियस ग्रुप्स आर फैमिली, कम्युनिटी, नेशन एंड यूनिवर्स। मतलब कि मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता है। मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि अगर ये किसी जानवर को मारना है और किसी एक व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप उस जानवर को जा करके उसको मार दीजिए, तो व्यक्ति पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, उस काम को करने में वो असमर्थ है। तो इसलिए कहा गया कि मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता है। ये सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अन्य सामाजिक समूहों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी टॉपिक जो है उसमें बताया गया कि परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के विभिन्न समूह हैं और हमें इन सभी के साथ जुड़ करके ही अपने कामों को करना पड़ेगा। जैसे कि किसी कंट्री को चलाना है तो एक शेड्यूल बनाया गया है, पूरे कंट्री को स्टेट में डिवाइड किया गया है और छोटे छोटे पार्ट्स को कर करके वहाँ पे कुछ मिनिस्टर को लगाया गया है जो कि अपने ढंग से उस स्टेट को मैनेज करते हैं। अब बात आती है कैन फ्रेंड्स बी डिफरेंट, मतलब कि दोस्त अलग हो सकते हैं। समझ में आया? दोस्त अलग हो सकते हैं। नथिंग स्टॉप्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। सेकेंड है राइट टू एजुकेशन, दैट शॉर्ट नेम RTE हैज मेड प्रोविजन फॉर पुअर फैमिली चिल्ड्रेन टू स्टडी इन पब्लिक स्कूल्स, दिस रिड्यूस डाइवर्सिटी। मतलब कि कुछ भी नहीं है, लोगों को मित्र बनाने से विभिन्न पृष्ठभूमि से रुकता है। हम डाइवर्सिटी को बोल रहे हैं और डाइवर्सिटी में क्या होता है कि सभी के सभी जो खान पान है, रहन सहन है, बोल चाल है, वो सभी अलग होता है। लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें भी कुछ समानताएं एवं असमानताएं होती है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि क्या कर रहा है कि शिक्षा का अधिकार, और उस शिक्षा का अधिकार क्या किया है तो फैमिली चिल्ड्रेन टू पब्लिक स्कूल्स, यानी कि इन सभी के जो बच्चे होते हैं, जो किसी परिवार का जो बच्चा होता है दूसरे परिवार का बच्चा होता है, वो एक ही स्कूल में जाकर पढ़ता है। तो वहाँ पे कुछ जो तो होता है शिक्षा के अधिकार में, जो डाइवर्सिटी जो होता है एक समानता जैसा दिखाई देता है। मतलब कि एक बोर्ड के द्वारा एक टीचर सभी बच्चों को एक ही ढंग से पढ़ाता है और सभी बच्चे शांतिपूर्वक एक साथ बैठ करके उनकी बातों का स्मरण भी करते हैं एक साथ। तो यहाँ पे वो जो चीज़ है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी थोड़ी सी कम प्रतीत होती है, मतलब कि सभी बच्चों में एक समानता दिखाई देता है। अब बात आती है हाउ डू यू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम विविधता की परिभाषा व्याख्या कैसे करते हैं। मेन इंटियली लीड ए नोमैटिक लाइफ, इन लेटर स्टेज men began to cooperate and intermingled with each other. It led to emergence of diversity। मतलब मुख्य रूप से शुरू में एक खानाबदोश जीवन का नेतृत्व किया, बाद के चरणों में मनुष्य एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे, इसने विविधता को जन्म दिया। मतलब
खाना को ग्रहण करना यानी उसको प्राप्त करने के लिए लोग इधर उधर भटका करते थे। पहले ही मैं बताया कि जानवरों को मार करके आदिमानव जो होते थे अपने भोजन को प्राप्त करते थे। बाद में यही चीज़ जो हुआ, मनुष्य के पास जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे और सहयोग करने के साथ ही जो है विविधता का जन्म हुआ। डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। अब इस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मनुष्य जो था डाइवर्सिटी के साथ साथ इंटरडिपेंडेंस भी था। विद इन ए सोशल ग्रुप diverse types of activities are formed depending on their skills, interests and education. To fulfill one's needs, people depend on others. With the onset of globalization, the concept of interdependence between diverse areas has got a boost. ओके, मतलब कि एक सामाजिक समूह के भीतर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को उनके आधार पर किया जाता है। अब यह बात आती है किसके आधार पर किया जाता है, तो कौशल, हितों तथा शिक्षा के अधिकार पे। मतलब यहाँ पे दिया भी है कि स्किल्स, इंटरेस्ट एंड द एजुकेशंस, इन सभी के आधार पर मनुष्य के यानी कि मतलब एक सामाजिक जो गतिविधियाँ होती है उन सभी पर एक नज़र रखा जाता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे पढ़ना है, तब मुझे पढ़ना है, स्टडी करना है, तो बुक निकालेंगे और रीड कर लेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अगर रीड करते समय, बुक को स्टडी करते समय अगर इसमें से कोई एक वर्ड समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हम पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। हम यही कहेंगे कि अब हमारी जो वर्ड मीनिंग है, इसका जो मतलब है, अब इसके बारे में हम किससे पूछें। तो यानी कि अपनी जो कमजोरियां है या अपनी जो जानकारियां है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना ही क्या हो गया कि ज़रूरतों को पूरा करने का ही एक मुख्य स्रोत है और ये क्या है कि सहायता करने का भी एक अच्छी तरीका भी है। उसके बाद है वैश्वीकरण के शुरुआत के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता की संकल्पना को बढ़ावा मिला है। अब निर्भरता क्या हो गया कि आत्मनिर्भर अपने ढंग से, अपने तौर तरीका से हम बहुत सारे कामों को करें, यानी कि कब, जब हमारी मदद किसी औरों के द्वारा नहीं दी जा रही है तब। अगर हमें किसी औरों के द्वारा मदद की जा रही है तो वहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है और हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत किए और उस चीज़ को अगला व्यक्ति कुछ सहयोग नहीं कर रहा है तो उस समय हम क्या करेंगे, परस्पर अपने आप पर निर्भर रहेंगे और अपनी तौर तरीका से उस काम को करने का प्रयास करेंगे। अब आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए land where unity and diversity go hand in hand. Indians join hands against Firangi Sahibs to liberate the country, and P.T. Nehru in his book Discovery of India wrote that Indian unity is not something imposed from outside by, rather it is something deeper and within its folds. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी में भी क्या है कि एक यूनिटी है, एक संगठन है। और संगठन कैसे है तो आपको पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ एकता और विविधता हाथों हाथ की जाती है।
मतलब कि अगर किसी काम को करना है, तो जैसे कि सिंपल सी बात है कि नेता को ले लीजिए, तो एज ए इलेक्शन कराना है तो इलेक्शन के दौरान हमें क्या चाहिए, एक यूनिटी की आवश्यकता पड़ती है। और वहाँ पे अब डाइवर्सिटी कहाँ पे शो होता है, तो हमने तो यूनिटी बनाया, लेकिन अब डाइवर्सिटी क्या शो होता है कि किसी मीटिंग सेमिनार को जब हम मैनेज करते हैं, संबोधित करते हैं, तो उस मीटिंग सेमिनार में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलग अलग डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग उनका कास्ट है, रिजम है, उससे वो बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे सभी एक के साथ खड़े होकर के उनकी बातों को अच्छी ढंग से सुनते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक यूनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बताया क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ एकता और विविधता हाथों हाथ होती है, और उसी रैली में अगर कोई समस्याएं उत्पन्न हो गई तो ये तो समस्या हो ही जाएगा, हैंड्स इन हैंड्स। उसके बाद भारतीयों ने देश को आज़ाद करने के लिए फिरंगी साहब का विरोध किया। आपको पता होगा कि हमारा देश गुलाम था, गोरे लोग इस देश को पूरी तरह से जकड़े हुए थे। यहाँ का सांस्कृतिक तथा भौगोलिक, राजनीतिक सभी जो काम था वो पूरी तरह से ठप था, यानी कि सिर्फ इंग्लिश गवर्नमेंट का ही अधिकार था। तो भारत के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए फिरंगी साहब का विरोध किया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई चीज़ नहीं है, चीज़ का मतलब यहाँ पे वस्तु, ठीक है ना, कि भारतीय एकता कोई चीज़ नहीं है जो बाहर से लगाई जाती है, बल्कि वह कुछ ज़्यादा गहरी और उसके तहों में है। क्योंकि कहने का मतलब था कि कोई वस्तु नहीं है जिसको कि हम उठा करके यहाँ से उठा करके ला करके हम यहाँ पर रख दिए और इसे बाहर से लगाई जाती है, फोर्स करके हम इसको तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए, ठीक है। तो वैसी कोई बात नहीं है, बल्कि वह कुछ ज़्यादा गहरी और उसके तहों में है, उसके अंदर तक पहुंचने की भी क्षमता को रखती है। हमारा लास्ट टॉपिक है लद्दाख एंड केरला। लद्दाख इज कोल्ड डिजर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर sheep is domesticated and Buddhism is the main religion. Second है केरला. Kerala is South India, is a multi-religious state and is famous for its spice and fish. मतलब लद्दाख जम्मू कश्मीर में एक कोल्ड डिजर्ट यानी ठंडा जो रेगिस्तान है, जिसके शीत रेगिस्तान भी कहा जाता है, वो है, और जहाँ पर भेड़ को पाला जाता है। कश्मीर वेयर sheep is domesticated, तथा वहाँ का मुख्य क्षेत्र बौद्ध धर्म से घिरा हुआ है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो बुद्धिज्म धर्म को मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, और वहाँ का जो मुख्य जो ऑक्यूपेशन है वो भेड़ बकरियों को पालना है। और किस डिजर्ट में आता है, तो कोल्ड डिजर्ट में। और लद्दाख कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर। ओके। सेकेंड है केरला। सो केरल दक्षिण भारत का एक हिस्सा है और यह एक बहु धार्मिक राज्य है, और यह मसालों एवं मछलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत से प्रकार के मसाला मिलता है, तथा यह समुद्री इलाके में होने के कारण ये जो है, जब हम भारत के नक्शा को बनाएंगे, यहाँ पे बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सो मैं इसका छोटा सा एक हिंट्स आपको दे रहा हूँ कि ये भारत का नक्शा है। तो ये ऊपरी वाले सिरों पे जो है लद्दाख है। अभी आपने पढ़ा क्या, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे लद्दाख है, लेकिन जब बात केरल की आती है तो केरल जो है आपको इस वाले इलाके में है, ठीक है, यहाँ पे है। और
इस इलाके में जो आउटर साइड जो होता है तो ये आपको अच्छी ढंग से पता है कि क्या है, पूरी तरह से सी है, समुद्र से घिरा हुआ है। इसके इधर वाला जो हिस्सा है ये माउंटेन है। तो समुद्री हिस्सा ज़्यादा होने के कारण ही यह यहाँ पे मछलियों का अत्यधिक व्यापार होता है। लोग मछलियों को समुद्र से निकाल करके मार्केटों में बेचते हैं। साथ ही मसालों का भी उत्पादन अत्यधिक होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ समुद्र होने के कारण जमीन के अंदर नमी बना रहती है। प्यारे बच्चों, आशा है कि यह चैप्टर आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई शब्द, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।